आज हम जो बात करेंगे आभासी गहराई और वास्तविक गहराई के बीच संबंध स्थापित करेंगे। और इसमें जो है मेन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जल के अंदर मछली है और ऊपर कोई बर्ड उसको देख रहा है, तो एक्चुअल में जिस पोजीशन पर मछली रहती है वहाँ दिखती नहीं है, रहती कहीं और है और दिखती कहीं और है। जैसे मान लीजिए जल के अंदर कोई गोताखोर गोता लगाए हुए है, तो ऊपर से देखने वाले व्यक्ति को गोताखोर का पोजीशन कहीं और नज़र आएगा, जबकि वास्तविक रूप से गोताखोर कहीं और रहेगा। तो ऐसा होता क्यों है? तो हकीकत में रहता कहीं और है और दिखता कहीं और है। तो ये होता क्यों है? तो ये अपवर्तन की वजह से, यानी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन हो जाता है, और इसी अपवर्तन की वजह से हकीकत में रहता कहीं और है और दिखता कहीं और है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आभासी गहराई और वास्तविक गहराई के बीच संबंध, और वास्तविक गहराई के बीच संबंध रिलेशन बिटवीन एपरेंट हाइट एंड रियल हाइट। क्या? रिलेशन बिटवीन एपरेंट डेप्थ, चूँकि ये गहराई की बात हो रही है। रिलेशन बिटवीन एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। तो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बीच संबंध, ये हम कैसे इसके लिए पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और हम एक बात जिक्र करते हैं कि इसमें कोई भी वस्तु दिखता कब? जब प्रकाश की किरण वस्तु से परावर्तित होकर के हमारे आँखों तक पहुँचती है, तब वो वस्तु दिखाई पड़ती है। तो ये हम किस तरीके से बनाएंगे? जैसे मान लीजिए ये कोई डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम ये कांच भी हो सकता है, या कांच में जो एक जल भरते हैं एक्वेरियम जिसको कहते हैं, ये एक्वेरियम हो सकता है, और ऊपर एयर हो सकता है। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर ये जल भरा हुआ है, तो जल भरा में डॉट डॉट हम दिखाते नहीं हैं, सीधा मान लेते हैं कि ये मीडियम 2 है, क्योंकि डॉट डॉट दिखाने में वो थोड़ा सा कचरा जैसा दिखेगा। तो हम मानते हैं कि यहाँ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को ये मीडियम 2 है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ2, और ये मीडियम 1 है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1। तो कोई भी वस्तु दिखता कब? जब प्रकाश की किरण वस्तु से परावर्तित होकर के हमारी आँखों तक आती है। तो मान लीजिए ये एक प्रकाश की किरण है जो वस्तु से परावर्तित होकर के इस बिंदु पर आया, मतलब ये बिंदु पर आया, तो यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है। तो इस बिंदु पर हम अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? अभिलंब खींचते हैं, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा ये आपतन कोण आई है। यहाँ भी ये अभिलंब खींचा जा सकता है, ये आपतन कोण आई है, ये भी निश्चित रूप से आपतन कोण आई होगा, चूँकि एक आंतर कोण होगा। अब प्रकाश की किरण को जाना था सीधे, लेकिन अब वो सीधा जाएगा नहीं, क्योंकि माध्यम बदल चुका है। तो माध्यम के बदलने से क्या होगा? इस माध्यम के बदलने से प्रकाश की किरण अपनी दिशा बदलेगी। और दिशा बदलने से क्या होगा कि अगर इधर से कोई व्यक्ति देख रहा हो तो उसको ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ कोई, मतलब जिस दिशा में किरण अपवर्तित होकर के चला गया। एक्चुअल में कोई भी वस्तु जल के अंदर है या कांच के अंदर है, तो ये सघन माध्यम होगा और ये विरल माध्यम होगा। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर चली जाती है। तो प्रकाश की किरण इस सीध में चली गई, तो
तो इसको हम क्या करते हैं कि आभासी रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आभासी रूप से आप जहाँ आगे बढ़ाओगे तो इसी वस्तु है ओ पे, लेकिन दिखेगा कहाँ, ओ डैश पे। तो यही होता है कि जैसे बोले थे मछली अगर जल के अंदर है तो हकीकत में होता कहीं और है, दिखता कहीं और है। तो हम बात करते हैं, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ था जो दिख कहाँ रहा है, ओ डैश पे। अगर कोई ऑब्जर्वर यानी दर्शक कोई रेयर मीडियम में हो और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो तो ऑब्जर्वर को ओ पर का वस्तु ओ डैश पे दिखाई पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच यह बर्तन कोण आर, ये कोण आर है तो ये भी कोण आर होगा। इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं। तब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल। अच्छा, ये संगत कोण है, ये R होगा तो ये भी R ही होगा, क्योंकि इसी लाइन को हमने डॉटेड रूप से आगे बढ़ाया है। इन ट्रायंगल ओ क्यू पी में हम देखना चाहें, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी यानी त्रिभुज ओ क्यू पी में अगर हम tan i लगाएं तो tan i बराबर क्या होगा, tan i बराबर लंब बटे आधा। अच्छा, इस आई एंगल के लिए लंब क्यू पी होगा, यानी क्यू पी बटे ओ क्यू। तो tan i इज इक्वल टू क्यू पी बटे ओ पी। tan i, ये tan i है तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। तो लेकिन एक बात है, सबसे पहले हम यहाँ स्नेल्स का लॉ लगाते हैं और स्नेल्स के लॉ को लगाने के बाद हम ये सब रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, स्नेल्स का लॉ, स्नेल का नियम। देखिए, स्नेल के नियम से अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्शन में हम बताए थे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में स्नेल के नियम से, तो ये क्या हो जाएगा, किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक और इस माध्यम में किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या, तो अपवर्तनांक और किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या का गुणनफल, इस माध्यम का अपवर्तनांक और इस माध्यम में किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या। तो μ2 sin i इक्वल टू क्या होगा, μ1 sin r, μ2 sin i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ1 sin r। तो इसमें μ2 चूँकि sin i जो है ये अप्रॉक्स इक्वल टू द आई होता था, उसी तरीके से साइन आर अप्रॉक्स इक्वल टू द आर होता था। ये दो कंडीशन होता था, एक तो आई वेरी स्मॉल होना चाहिए और दूसरा आई शुड बी इन रेडियन, आई काफ़ी छोटा हो और आई रेडियन में हो, तब ऐसा होगा। साइन आई इज इक्वल टू आई, इसी को हम लोग 10 आई लिखते थे, मतलब अप्रॉक्स 10 आई भी लिख सकते हैं। तो साइन आर लगभग इक्वल टू आर और इसी आर को हम क्या लिख सकते हैं, 10 आर भी लिख सकते हैं। नहीं हुआ तो एक स्टेप बढ़ा करके हम लिखते हैं। तो μ2 साइन आई को μ2 आई और μ1 साइन आर को सीधा μ1 आर, और चूँकि आई अप्रॉक्स इक्वल टू द 10 आई लिख सकते हैं वही स्मॉल एंगल के लिए, और आर अप्रॉक्स इक्वल टू द 10 आर लिखेंगे। यहाँ भी वही कंडीशन है, एक तो आर स्मॉल होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए, दूसरा आर शुड बी इन रेडियन, तब जाके आई को 10 आई और आर को 10 आर। तो ये μ2 10 आई और ये क्या लिखेंगे, μ1 10 आर। अब देखेंगे 10 आई का जो मान देखेंगे तो 10 आई का मान देखेंगे, ट्रायंगल वही ओ क्यू पी में हम देख लेंगे, त्रिभुज ओ क्यू पी में। तो 10 आई बराबर क्या होगा, लंब तो क्यू पी बटे आधार तो ओ क्यू। अच्छा, उसी तरीके से 10 आर, तो 10 आर का मान कितना, तो 10 आर का जो मान देखेंगे, ये देखेंगे त्रिभुज ओ डैश क्यू पी में। तो 10 आर अगर आप लगाओगे तो 10 आर इक्वल टू लंब तो पुनः क्यू पी अब बटे आधार तो ओ डैश क्यू। तो देखो μ2 10 आई,
टेन आई का मान क्या हो जाएगा, टेन आई का जो मान होगा यहाँ से क्यू पी बटे ओ क्यू, क्यू पी बटे ओ क्यू। अच्छा म्यू1 टेन आर का मान कितना, तो देखेंगे टेन आर इसके सामने की भुजा लंब, तो क्यू पी बटे ओ डैश क्यू, तो क्यू पी बटे ओ डैश क्यू। तो देखो क्यू पी से क्यू पी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो म्यू2 बटे ओ क्यू इज इक्वल टू म्यू1 बटे ओ डैश क्यू, तो म्यू2 बटे म्यू1 इज इक्वल टू ओ क्यू बटे ओ डैश क्यू। अच्छा देखिए ओ क्यू क्या, ओ क्यू क्या, तो ओ क्यू जो है म्यू2 बटे म्यू1, ओ क्यू जो है ये वास्तविक ऊंचाई है, ओ क्यू क्या है, तो वास्तविक ऊंचाई, इसको एच कहेंगे, और ओ डैश क्या है, तो ये आभासी ऊंचाई है, तो इसको एच एपरेंट कहेंगे। अगर इसी में एच एपरेंट का वैल्यू निकालना हो, एच एपरेंट का वैल्यू निकालना हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू1 बटे म्यू2 इंटू एच रियल, म्यू1 बटे म्यू2 इंटू एच रियल। इसी में अगर कंडीशन लगा दे कोई कि सर ये अगर विरल माध्यम हवा हो, म्यू1 इक्वल टू 1 कर देते हैं, किसके लिए, हवा के लिए, तब क्या करेंगे, म्यू2 को हम क्या लिखेंगे म्यू, तो एच एपरेंट इज इक्वल टू ये म्यू1 को 1 और म्यू2 को म्यू, तो 1 बटे म्यू इंटू एच, तो ये कितना हो जाएगा एच बटे म्यू, ये क्या है एच एपरेंट, एच एपरेंट इक्वल क्या हो जाएगा एच बटे म्यू, तो वास्तविक ऊंचाई बटे अपवर्तनांक। मतलब हकीकत में वस्तु का वास्तविक गहराई कुछ और है और यहाँ दिख कहीं और रहा। अच्छा गहराई को हमने एच मान लिया, अगर गहराई को डी मानते तो यहाँ डी एपरेंट करके हम लिखते, तो याद रखेंगे इसमें वास्तविक गहराई कम दिख रहा है, हकीकत में मतलब ये आभासी गहराई कम दिख रहा, वास्तविक गहराई यहाँ ज़्यादा। आज को कहेगा एपरेंट शिफ्ट कितना किया, तो एपरेंट शिफ्ट अगर देखना चाहें, एपरेंट शिफ्ट मतलब कितना शिफ्ट कर गया, ओ का वस्तु ओ डैश पे चला गया, तो ओ डैश जो है ये एपरेंट शिफ्ट ही तो है, ओ डैश क्या एपरेंट शिफ्ट है, तो इसमें ओ क्यू में से ओ डैश क्यू घटा देंगे, तो ओ क्यू क्या है एच रियल और ओ डैश क्यू क्या है एच एपरेंट, तो एच माइनस एच एपरेंट इक्वल टू कितना, तो म्यू1 बटे म्यू2 इंटू एच, तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस म्यू1 बटे म्यू2, ये क्या है एपरेंट शिफ्ट, तो इसको डेल्टा एक्स से डिनोट कर सकते हैं। इसी में यदि म्यू1 इक्वल टू 1 कर दें और म्यू2 इक्वल टू म्यू कर दें, तो डेल्टा एक्स एपरेंट शिफ्ट इक्वल टू कितना, तो एच इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू, इस तरीके से ये एपरेंट शिफ्ट कितना हुआ वो निकाल सकते हैं। ये था आभासी गहराई और वास्तविक गहराई के बीच संबंध। यहाँ गहराई को हमने एच ही कंसीडर किया है। अब हम बात करते हैं जब देखने वाला सघन माध्यम में, जैसे मान लीजिए मछली जल के अंदर हो और वो मछली ऊपर बैठे बर्ड को देख रहा हो, तो वैसे परिस्थिति में क्या होगा, गहराई मतलब ऊंचाई और वास्तविक ऊंचाई के बीच क्या संबंध होगा। जैसे मान लीजिए गोताखोर जल के अंदर गोता लगाए हुए हैं और वो गोताखोर ऊपर देख रहा हो, ऊपर किसी बिल्डिंग को देख रहा हो या ऊपर उड़ते हुए जहाज को अगर देख रहा हो, तो उसमें ऊंचाई और वास्तविक ऊंचाई के बीच क्या संबंध आने वाला है, तो उसके लिए हम पुनः डायग्राम बनाते हैं और उसके लिए रिलेशन हम देखेंगे। तो अभी क्या बता रहे हैं, ऊंचाई और वास्तविक ऊंचाई के बीच संबंध, ऊंचाई और वास्तविक ऊंचाई, ऊंचाई और वास्तविक ऊंचाई के बीच संबंध, ऊंचाई के बीच संबंध, ऊंचाई और वास्तविक ऊंचाई के बीच संबंध यानी रिलेशन बिटवीन एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, एपरेंट हाइट एंड रियल हाइट। अच्छा इसमें आभासी ऊंचाई कर देते हैं, आभासी ऊंचाई और वास्तविक ऊंचाई के बीच संबंध, एपरेंट हाइट एंड रियल हाइट के बीच संबंध। तो इसमें भी क्या होगा कि सघन माध्यम में ऑब्जर्वर होगा, उसमें क्या था विरल माध्यम में ऑब्जर्वर था। जैसे मान लीजिए जल के अंदर मछली हो और वो मछली ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हो,
तब क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट दिखता कब, जब प्रकाश की किरण उस वस्तु से होकर के आँख तक पहुंचती है, ऑब्जर्वर के आँख तक पहुंचती है। तो मान लेते हैं कि ये एक प्रकाश की किरण आई, ये ऑब्जेक्ट ओ है, इस बिंदु पर आया और इस बिंदु पर आया तो यहाँ एक अभिलंब खींचेंगे, चूँकि ये आपतन बिंदु है। इस माध्यम का अपवर्तनांक μ1 हो गया और इस माध्यम का अपवर्तनांक μ2 हो गया। ऑब्जर्वर इस बार किस माध्यम में है, सघन माध्यम में। प्रकाश की किरण को जिधर जाना था उधर तो जाएगा नहीं, प्रकाश की किरण अपना दिशा बदलेगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो ऑब्जर्वर को, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हो तो इस ऑब्जर्वर को क्या नज़र आएगा, तो इस ऑब्जर्वर को ये ओ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ये इसको प्रकाश की किरण जिस सिद्ध में मिल रही है ना, इसी सिद्ध में पीछे, इसी सिद्ध में इसको पीछे कहीं ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। देखिए इसको जो है ओ पर का वस्तु ओ डैश पे नज़र आएगा, ओ पर का वस्तु कहाँ नज़र आएगा, ओ डैश पे नज़र आएगा, ओ पर का वस्तु ओ डैश पे नज़र आएगा इस तरीके से। ये ओ है और ये क्या होगा, ओ डैश। और यहाँ जो प्रकाश की किरण है जिस बिंदु पर आपतित हुई थी, ये आपतन कोण आई, ये आपतन कोण आई है, ये भी क्या हो जाएगा, आई एकांतर कोण की वजह से। अगर ये अपवर्तन कोण आर है, ये अपवर्तन कोण आर हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण आर ही हो जाएगा। कैसे, तो चूँकि ये दोनों अभिलंब है, तो ये दोनों अभिलंब है और ये एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण आई बनेगा, तो ये भी एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण की वजह से आई हो जाएगा। और ये इसी लाइन को, अपवर्तित किरण को हमने पीछे दिखाया है, हालांकि ये पीछे लगता लाइन थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया और थोड़ा सा ये सीध में जाता तो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा इस तरीके से, तो कोई बात नहीं, ये ओ डैश थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट करेगा, ये तो थोड़ा सा ये और ओ डैश ऊपर शिफ्ट करेगा। ये अगर अपवर्तन कोण, चूँकि अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये क्या था, अभिलंब था, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच ये अपवर्तन कोण है, तो यहाँ भी ये क्या बनेगा, अपवर्तन कोण। अच्छा, वास्तव में ये ऊंचाई कितनी है, h, वास्तविक ऊंचाई तो ये h ही है, लेकिन दिख कहाँ रहा, ओ पर का वस्तु इसको कहाँ दिख रहा, ओ डैश पे। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरण जैसे अपवर्तित हुई तो उसको इस दिशा में प्रकाश की किरण नज़र आ रहा था, तो इसी दिशा में कहीं न कहीं ऑब्जेक्ट इसको नज़र आएगा। तो ये ओ डैश पे जो वस्तु है इसको एच एपरेंट कहेंगे, यानी आभासी ऊंचाई कहेंगे। क्या कहेंगे, आभासी ऊंचाई, एच एपरेंट। अब पुनः हम स्नेल के नियम से यहाँ लगाएंगे। स्नेल के नियम से अगर हम बात करें तो ये इस साइड का जो अपवर्तनांक है μ1 और इधर किरण और अभिलंब के बीच बने कोण, तो μ1 sin i इक्वल टू इधर का अपवर्तनांक है μ2 और इधर किरण और अभिलंब के बीच का कोण कितना है, तो r, तो μ2 sin r। ये हम बोलते थे कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक और उस माध्यम में किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या का गुणनफल नियत होता है। उसी तरीके से यहाँ दूसरे माध्यम में किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या और उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो पुनः वही बात है, साइन आई अप्रॉक्स इक्वल टू क्या लिखाएगा, आई। ये कब लिखा था, तो वेरी स्मॉल एंगल, और स्मॉल एंगल तो हो ही, और एंगल शुड बी इन रेडियन, तब ऐसा होगा। साइन आई अप्रॉक्स इक्वल टू दाई, साइन आर इज इक्वल टू आर, जिसको लिख सकते हैं μ1 आई और μ2 आर। तो यही आई जो अप्रॉक्स इक्वल टू, तो पुनः 10 आई लिखाएगा और आर अप्रॉक्स इक्वल टू द 10 आर लिखाएगा। वही कंडीशन है सेम कि एंगल वेरी स्मॉल होना चाहिए और रेडियन में होना चाहिए। तो μ1 10 आई इज इक्वल टू μ2 10 आर ये लिखाएगा। तो 10 आई
तो यहाँ से देखेंगे 10i, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं। तो त्रिभुज OQP में अगर हम देखें तो 10i, तो 10i बराबर लंब, तो मतलब QP बटे आधार, तो OQ। और उसी तरीके से 10R की अगर हम बात करें त्रिभुज O'QP में, O'QP में 10R, तो 10R इज इक्वल टू क्या होगा, लंब, यानी QP बटे आधार, तो O'Q। तो देखो μ1 10i, तो QP बटे OQ, और μ2 10R, तो 10R को क्या लिखेंगे, QP बटे O'Q। तो QP से QP क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो μ1 बटे OQ इज इक्वल टू μ2 बटे O'Q। तो μ1 बटे μ2 इज इक्वल टू OQ बटे O'Q। तो देखो OQ कितना, O से Q जो है, OQ जो है ये वास्तविक ऊंचाई है, और O'Q क्या है, तो O'Q क्या है, तो ये H एपरेंट है, क्या है, H एपरेंट है। तो ये μ1 बटे μ2 इज इक्वल टू OQ, तो ये H बटे O'Q, तो H एपरेंट क्या होगा, H एपरेंट। तो देखो H एपरेंट इक्वल टू, अगर हम देखें H एपरेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 बटे μ1 इंटू HDL। वास्तविक ऊंचाई मतलब हकीकत में वस्तु जहाँ है उससे ज़्यादा ऊंचाई पर दिख रहा है। ये कब होता, जबकि ऑब्जर्वर यानी दर्शक सघन माध्यम में हो और वस्तु विरल माध्यम में हो। जबकि इसका उल्टा कंडीशन था, ऑब्जर्वर अगर विरल माध्यम में था और वस्तु सघन माध्यम में था, तो वस्तु जहाँ होता था उससे ऊपर ही उठा हुआ दिखता था। इसी में यदि विरल माध्यम हवा हो जाए तो μ1 का मान किसके वो क्या हो जाएगा, 1। तो μ2 को हम क्या कहेंगे, मतलब H एपरेंट जो है यहाँ क्या होगा, μ इंटू H हो जाएगा, μ इंटू H। इसी में अगर एपरेंट शिफ्ट देखना चाहेंगे कि वस्तु शिफ्ट कितना किया, तो एपरेंट शिफ्ट मतलब O पर का वस्तु कहाँ दिख रहा, O' पे। तो एपरेंट शिफ्ट अगर देखना चाहें तो इसको डेल्टा x से डिनोट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, O'Q में से OQ को घटाना पड़ेगा, क्योंकि O पर का वस्तु कहाँ दिख रहा, O' पे। तो O'Q को H एपरेंट और OQ को H रियल। तो H एपरेंट का वैल्यू कितना, तो μH और ये H, तो ये कितना हो जाएगा, H कॉमन ले लेंगे तो ये μ-1 ये है एपरेंट शिफ्ट। तो कितना एपरेंट शिफ्ट हुआ ये। तो ये आभासी ऊंचाई और वास्तविक ऊंचाई के बीच संबंध तथा दोनों के बीच एपरेंट शिफ्ट वगैरह कितना हुआ ये हम बात किए हैं। अब हम एक छोटा सा टर्म क्रिटिकल एंगल के बारे में बात कर लें। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से भी अच्छा खासा सवाल आता है, और उसके अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच क्या संबंध है, उससे तो एक आध न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव टाइप का आता भी है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। ये क्या है, क्रांतिक कोण। ये क्रांतिक कोण क्या है, यानी क्रिटिकल एंगल। हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल की, तो क्रिटिकल एंगल डिफाइन कब होता है, याद रखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हो, तभी क्रांतिक कोण डिफाइन होता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम जाते वक्त क्रांतिक कोण कभी डिफाइन नहीं होगा, इस कंडीशन को आप लोग याद रखेंगे। तो प्रकाश की किरण जब कहाँ से कहाँ जाता हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम। जैसे मान लीजिए ऊपर एक विरल माध्यम है, इसका अपवर्तनांक μ1 है, और नीचे एक सघन माध्यम है और इसका अपवर्तनांक μ2 है। सघन माध्यम उसको बोलते हैं जहाँ प्रकाश की चाल कम हो, विरल माध्यम उसको बोलते हैं जहाँ प्रकाश की चाल अधिक हो। इसको अंग्रेजी में रेयर, इसको डेंसर मीडियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण यूँ आया, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, ये क्या होता है,
ये अभिलंब से दूर चला जाता है। तो ये आपतन कोण आई है, तो ये अभिलंब से दूर चला जाएगा, तो इस तरीके से जाएगा। तो इस तरीके से जाते जाते अगर आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो एक ऐसा कोण आएगा जिस कोण पर ये सरफेस पे अपवर्तित किरण ये सरफेस पे चला जाए, मतलब इंटरफेस पे। किस इंटरफेस पे? दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाले इंटरफेस पे चले जाए। तो ये आपतन कोण आई है और ये अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और इधर का अपवर्तनांक। तो इसी आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसी आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। तो स्नेल के नियम से अगर हम देखें, किसके नियम से? स्नेल के नियम से। तो देखें स्नेल के नियम से क्या होगा, तो किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक और इस माध्यम में किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या दूसरे माध्यम, अच्छा इधर का अपवर्तनांक μ2 है, तो इधर का अपवर्तनांक हमने μ1 माना है, तो μ1, और इस माध्यम में जो अपवर्तन कोण है यार, अच्छा हमने क्या बोला, एक ऐसा आपतन कोण सघन माध्यम में बना। क्रांतिक कोण का डेफिनेशन हम फिर से बोल रहे हैं, जिसको लिखना हो लिख लेंगे। सघन माध्यम में बना एक ऐसा आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, यानी समकोण हो। सघन माध्यम में बना एक ऐसा आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो 90 डिग्री हो, तो इसी आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। मतलब अगर ये आपतन कोण मतलब अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो इस आपतन कोण को हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। इसको या तो सी से डिनोट करते हैं, या नहीं तो आई के नीचे सी लगा देते हैं, आई के नीचे सी लगा देते हैं, या नहीं तो टोटली सी से डिनोट कर देते हैं। तो ये μ2 sin c इज इक्वल टू μ1, और sin 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो sin c इज इक्वल टू μ1 बटे μ2, तो sin c इक्वल टू क्या हो जाएगा μ1 बटे μ2। तो sin c इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो 1 डिवाइडेड बाई μ2 बटे μ1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसी में यदि विरल माध्यम हवा हो, क्या हो? हवा हो। विरल माध्यम क्या हो? हवा हो। तो μ1 का मान क्या हो जाएगा 1। तो μ1 का मान जैसे ही 1 होगा तो देखेंगे sin c इक्वल टू 1 बटे, तब μ1 का मान जैसे ही 1 हो गया तो μ2 को हम क्या कर लेंगे μ मान लेंगे। क्या कर लेंगे? मान लेंगे। तो sin c इज इक्वल टू 1 बटे μ, या μ इक्वल टू 1 बाय sin c। यानी किसी भी माध्यम का अगर अपवर्तनांक है तो उस माध्यम में क्रांतिक कोण का मान निकाला जा सकता है। तो आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं। अभी जो हम सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं वो टोटली हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और वो भी चैप्टर वाइज। तो 11-12 के जितने भी छात्र हैं निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको फ़ायदा मिलेगा। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं सही में ये मेरे लिए हेल्पफुल है ये वीडियो, तो निश्चित रूप से लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी करें, साथियों को भेजें ताकि दूसरे को भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। चलिए धन्यवाद, आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं। बाय बाय।